हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड यज्ञदेव एंड आई एम टीचिंग यू क्लास 9 पॉलिटी डेमोक्रेसी एंड नाउ आई एम टीचिंग चैप्टर 4 electoral politics. So in this chapter we will look about the various phases of development of elections, why we need elections, what are the requirements and what happens when there is problem in elections. सो फ्रेंड्स, हमने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में इंडिपेंडेंस होने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन लाया. वी ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर कंट्री. एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, जिसमें कि बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ये वैल्यूज़ को हमने इंक्लूड किया. बट इन ऑर्डर टू असर्ट दीज वैल्यूज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, the people of the country needs certain process. और उसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ओ फ्रेंड्स, इनको कार्य में लाने के लिए और अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनमें जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल थे, नेहरूवियन प्रिंसिपल थे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे, जिससे कि हमारी कंट्री गवर्न होनी चाहिए थी आफ्टर 1950. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी तभी असर्ट हो पाती है जब हमारे पास इलेक्शन होता है, जब हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजेंगे, सो दैट द पॉलिसीज़ विच वी नीड इन आवर सोसाइटीज़, जैसे कि वुमेंस के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ हो रही है या ओल्ड एज के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, चैलेंजेस हैं, गांव में स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, देन इन ऑर्डर टू मेक द पॉलिसीज़ फॉर द डेवलपमेंट वी नीड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब 1.5 बिलियन की आबादी है तो सारे लोग तो पार्लियामेंट हाउस बैठेंगे नहीं. देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ सीट, दैट इज़ 545 इन लोकसभा, 245 इन राज्यसभा. तो उसके लिए क्या होते हैं? आम चुनाव. देयर आर जनरल इलेक्शंस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इलेक्शंस. दैट इज़ देयर आर जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर. लोकसभा के लिए और राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद के लिए आम चुनाव होते हैं. और उसके साथ साथ अगर कोई सीटें वैकेंट रह गई हैं, इफ़ देयर इज़ वैकेंसी ऑफ सर्टेन सीट्स, देन देयर इज़ बाई इलेक्शंस. और अगर उसके बीच में कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और सरकार गिर जाती है, खतरे में आती है, तो होता है मिड टर्म इलेक्शन. इस प्रकार से 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन होते हैं. अब ये हमने आज़ादी के बाद 1952 में फर्स्ट टाइम करा लोकसभा इलेक्शन. देन साइमल्टेनियसली देयर वेर स्टेट इलेक्शंस एंड और उसके बाद हमने क्या करा? मोनार्की को ख़त्म कर दी. जो राज्य में राजाओं की सरकारें थी, राजवाड़े थे, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, वो सब खत्म हो गए. और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951, 1952, 2002 ऐसे कर करके ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट होते गए. अब फ्रेंड्स, हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि क्यों हमें डेमोक्रेसी की और इलेक्टोरल प्रोसेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. तो फ्रेंड्स, हमने 1975 में देखा कि हाउ देयर वेर अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस फॉर इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को 1975 में आपातकाल लाना पड़ा था. उसके पीछे क्या कहानी थी? There were various factors of poverty, unemployment, war with Pakistan, China,
1972 में बांग्लादेश नया कंट्री बन गया, तो सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंजेस होने लगी, और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तो चैलेंजेस थी ही। और क्या चैलेंजेस थे? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्टिकुलर वे, उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंदिरा गांधी बहुत ही परेशानी में आ गई और उनसे लोगों का प्रेशर नहीं सहा गया, और बड़े बड़े नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इन सब का प्रेशर वो टॉलरेट नहीं कर पाई और उन्हें 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ऑल्दो उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी डिबेट है कि उनकी बहुत सारी बैड पॉलिटीज़, दैट इज़ बैड पॉलिसीज़ ऑफ इंदिरा गांधी, स्टेरिलाइजेशन, गरीबी हटाओ के नारे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और लास्ट में इंदिरा गांधी को लगा कि ये मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, तो उन्हें इमरजेंसी लानी पड़ी। दैट वाज अ ब्लैक डे इन इंडियन डेमोक्रेसी इन 1975। देन उससे पहले क्या हुआ? केशवानंद भारती केस हम देखते हैं 1974 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें कि बहुत सारे बदलाव किए गए। देयर वर वेरियस चेंजेस मेड इन केशवानंद भारती केस in reference to President of India, in reference to the basic rights. So Supreme Court argued that कि basic rights जो हैं liberty, equality and fraternity and sovereign, socialist, secular, these are basic fundamental virtues in Indian Constitution. तो दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? देन देयर वॉज अगेन री इलेक्शन हेल्ड आफ्टर इमरजेंसी, और उसके बाद नई सरकार बनी। सिमिलरली वी सी इन द केस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 डेज़ के लिए वो चुने जाते हैं, जो कि इंडिया बहुत सारे प्रेशर में जा रहा था। 1991 के कंडीशंस आ चुके थे इंडिया के ऊपर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, जो कि 13 दिन में उन्हें सपोर्ट नहीं देने के कारण हटना पड़ जाता है। फिर 1998 में क्या होता है? वो री इलेक्ट होते हैं, फिर से चुन के सत्ता में आते हैं, और फिर ये सरकार 1 साल के लिए चलती है। फिर उनकी सरकार को हटना पड़ जाता है बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है। ही वॉज लैकिंग इन मेजॉरिटी। देन अगेन री इलेक्शन होते हैं 1999 में, एंड अटल बिहारी वाजपेयी फिर से गवर्नमेंट में आते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स उन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु टेस्टिंग की थी। दैट वाज मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम इंडिया साइड ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म in order to protect the security challenges and threat from China and Pakistan। से बचने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करा था। फिर 1998 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, 302 सीट्स मिलती हैं, और वो कंटिन्यू करते हैं 2004 तक। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस तरह से वाई वी नीड इलेक्शंस in order to choose our representative, a qualified leader who can be able to make laws, rules for the welfare of our nation, our society, depressed classes, and to uplift the values of the constitution। वैल्यूज़ को अपकीप करे, जो कि वैल्यूज़ हैं लिबर्टी, वो आपकी स्वच्छंदता पे रोक नहीं लगाए, और प्रेस को फ्रीडम हो, साथ साथ इक्वालिटी भी मिले, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और साथ साथ क्या हो, भाईचारा भी बढ़े समाज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं इंडिया में।
इन टर्म्स ऑफ वेरियस केसेस। तो एनसीईआरटी बात करती है आपकी स्टोरी ऑफ देवीलाल जी। देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया रहते हैं। जो कि हरियाणा में आम चुनाव होने वाले रहते हैं। इससे पहले 1984 से कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, बट कांग्रेस गवर्नमेंट वाज पुशिंग वेरियस luring politics on the peasants and peasants were debt ridden। वहाँ के किसान ऋण से दबे हुए थे। तो देवीलाल जी ने क्या प्रॉमिस करा? वी विल प्रोवाइड लोन वेवर स्कीम्स इफ वी विन द इलेक्शन। हम आपके लोन्स को माफ़ कर देंगे। तो देवीलाल जी चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आती है। 76 आउट ऑफ 90 सीट्स जीत के वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर देवीलाल जी क्या करते हैं? अपनी लोन वेवर स्कीम्स को अप्लाई करके बैंक से लोन्स को वेव करवा देते हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बट इससे क्या होता है? बैंक्स वेयर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से तो लोन माफ़ कर दिया, बट कहीं ना कहीं से तो उन्हें फिर फुलफ़िल करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी कैपिटल एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाएगा। देन देयर वाज बैंकिंग चैलेंज, इन्फ्लेशन बढ़ गई। देन इन नेक्स्ट इलेक्शन 1992 देवीलाल लॉस्ट टू कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं और स्टोरी कि वाई हाउ डेमोक्रेसी प्रोग्रेसेस थ्रू इलेक्शंस। तो इलेक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं कि क्यों हो रहे हैं? टू मेक अ पॉपुलर गवर्नमेंट, to assert your voting rights, that is one person one vote। आपकी वोटिंग राइट को असर्ट करने के लिए होती है, साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स इसको भी प्रकट करने का माध्यम है आम चुनाव, से कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और साथ साथ अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी इलेक्शंस नेसेसरी हैं, जहाँ पे आपको रोड्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फुलफ़िल होती हैं। या अगर if the people are disagree with the earlier policies of previous government, then they deny that government and there is a new government। जैसे कि हमने दिल्ली चुनाव में देखा, अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित थी, बट वो चुनाव हार गई बिकॉज देयर वाज ह्यूज करप्शन। ओके फ्रेंड्स, so it is a common voice of the common people, common people's voice है इलेक्शन। हमने देखा था कि दिल्ली चुनाव से पहले अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, दैट वाज इन 2012 एंड दैट गोज कंटिन्यूसली ईयर्स टू ईयर्स। कैसे अन्ना जी करप्शन के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस कर रहे थे, कैसे उन्हें जेल में ले जाया गया, कैसे उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई। देन देयर केम अ लीडर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी।
सो उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिल्ली में करप्शन वगैरह काफ़ी कंट्रोल हो गया। स्टिल देयर आर वेरियस फ्लॉज, तो हम देखेंगे। और हमें क्या मिला यहाँ से, पार्टी। तो देयर इज़ पार्टी पॉलिटिक्स। वो आप पूछेंगे कि पार्टी क्या होती है सर। पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया और सर्टेन आइडेंटिटीज़। पार्टी किसी भी हिसाब की हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। पार्टी कैन बी ऑफ एनी काइंड, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। Party can be based on certain primordial identities, that is caste, religion, region based, so on. और आइडियोलॉजी में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है, जो पार्टीज सच एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI, जो कि कम्युनिस्ट विचारधाराओं को शो करती हैं, रेडिकल होती हैं नेचर में। एंड दे आल्सो सपोर्ट causes of tribals, they also support causes of alienated classes such as Maoist and Naxals. So वो लोग लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स होते हैं। एंड देयर इज़ राइट विंग पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन सर्टेन रिलीजन और सर्टेन मेन स्ट्रीम, दैट इज़ डेवलपमेंट। एंड देयर इज़ सेंट्रल पार्टी पॉलिटिक्स, दैट इज़ सेंट्रलिस्ट पार्टी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दैट फाइंड्स इट्स रूट्स फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल and that is based on development agenda. So in this way there are party politics. अब ये पार्टीज से हमें क्या मिलती हैं, we got representatives. इन पार्टी के रूप में हमें अपने प्रतिनिधि मिलते हैं। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो। जैसे कि कोई बड़ी पार्टी रहती है, फॉर एग्जांपल हम बीजेपी का केस देखते हैं। अर्लियर देयर वाज ओनली वन लीडर हु वाज स्ट्रगलिंग इन द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। हिज मेन मोटो वाज टू मेक इंडिया अ सुपीरियर कंट्री, एक मातृभूमि, एक देश, एक भाषा, जो कि पहले से भी चलती आ रही थी। बट देयर वेर सर्टेन फ्लॉज इन कांग्रेस, जैसे कि हमने देखा इमरजेंसी लागू कर दी इंदिरा गांधी ने। दे वेर डिक्टेटोरियल इन नेचर, then they were family based. Congress was family based, that was biggest drawback कि एक ही फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली उसको चला रही है। then other flaws was they were hegemonic in nature, वो लोग आने वाली डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबा देते थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े होने देते थे। तो इस तरह करके नई पार्टी बनी कि बीजेपी कहलाई, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बहुत ही प्रिय नेता बने। उसके बाद हमें केस मिलता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो कि ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स, कि वो दिखा रहे हैं कि ही इज़ प्रोन टू डेवलपमेंट रादर देन रिलीजन, रीजन, कास्ट और कम्युनिटी से ज़्यादा वो विकासवाद को महत्व देते हैं। तो इस तरह से हमें पार्टी से मिलती है रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या मिलता है, डिजर्विंग कैंडिडेट। वैसे कैंडिडेट मिलते हैं दोस्तों जो सच में डिज़र्व करते हैं, बिकॉज इन आवर कंट्री वेरियस पीपल बिलोंग टू वेरियस स्ट्रीम्स। सम ऑफ देम आर वर्किंग इन सर्टेन फैक्ट्रीज, सम ऑफ देम आर हैविंग some teaching job, some of them are having some professions,
सो किसी के पास फुल टाइम नहीं है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स में अपना ध्यान लगाए. सो इट इज़ अ गुड फॉर्चून फॉर इंडिया टू हैविंग गुड लीडर्स एंड गुड रिप्रेजेंटेशन. अब हमें पार्टी मिल गई. अब पार्टी को डिक्लेयर कौन करेगा कि ये पार्टी वैलिड है कि नहीं. अब यहाँ पे आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि संवैधानिक संस्थान है. संविधान के धारा 324 के तहत हमें इलेक्शन कमीशन मिलती है. आर्टिकल 324 of Indian Constitution says that there should be an election commission of India in order to conduct fair and free elections. Fair and free elections, unbiased institution, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज जनरली एन ऑल इंडिया कैडर सर्विस ऑफिसर. जनरली IAS कैडर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुना जाता है, जो कि आम चुनाव में या मध्यावधि चुनाव में या किसी भी चुनाव में अपना निर्णय लेते हैं. Then there is also State Election Commission, जो कि स्टेट्स के चुनाव को देखते हैं. So there is one election कमिश्नर, जैसे कि सुनील अरोड़ा जी हैं, और 2 उनके सहयोगी रहेंगे, अशोक लवासा जी एंड चंद्रा जी. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 368. इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया की संख्या बढ़ाई जा सकती है. हालांकि देयर इज़ वन चीफ इलेक्शन कमीशन, और अगर कोई भी डिबेट या डिस्प्यूट होते हैं तो देयर शुड बी a rule of चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके फ्रेंड्स, और एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनते. ही इज़ नॉट बाउंड टू हियर द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट बाउंड टू लिसन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन of Central Secretariat or State Secretariat, Prime Minister, President or any body of law. He is the whole and soul of the country. सारी मशीनरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, वेदर इट इज़ ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस, वेदर इट इज़ इंडियन एयर फोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, सभी चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाती हैं. और इट इज़ स्टेट पुलिस, प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज, और एनीथिंग विच कम अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाती है. देन ही गाइड्स फॉर द फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, ही गाइड फॉर अनबायस्ड इंस्टीट्यूशंस, ही गाइड टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अ पॉजिटिव मैनर. अब चीफ इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? ही मेंटेन द वोटिंग लिस्ट, जो कि कंसेंसस पे आधारित होती है, बेस्ड ऑन कंसेंसस 2001 पे वोटिंग लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें कि सारे वोटर्स का नाम, जो कि भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, उस आधार पे निर्धारित होता है. जिनके पास राशन कार्ड हो, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, उसे हम मिलते हैं EPIC, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड.
तो ये हमें मिलता है चुनाव से पहले, इसे हम बोलते हैं वोटिंग कार्ड ऑल्सो। इसमें हमारी एक फ़ोटो रहती है, हमारे डिटेल्स रहते हैं जैसे कि नेम, एड्रेस एंड इतनी सो ऑन सो फोर्थ। तो अब इलेक्शन शुरू हो जाता है और इलेक्शन कमीशन के बारे में हम और देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये है PIC। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज़ eci.gov.in। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच शोज़ द ऑल द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, EPIC नंबर। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। सो देयर इज़ वेरियस अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग दिस सिटीजनशिप एक्ट, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और उसको ध्यान में रखते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ लॉ फ्रेम करते हैं और इलेक्शंस होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इलेक्शंस अब कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या हमें राइट्स और लिबर्टीज़ और अपने फंडामेंटल वैल्यूज़ फुलफ़िल हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्शंस। सो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करती है इन द गिवन स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर होती है जो कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनसंख्या के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करती है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग सीट्स मिलते हैं। देन देयर आर रिजर्व सीट्स। रिजर्व सीट किसके लिए आप पूछेंगे, क्यों? SC STs, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। सो इन दोज एरियाज वेयर देयर आर मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, जहाँ पे OBC पॉपुलेशन रहेगी या जिनके पास वैसी माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहेगी जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो बट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी संख्या अच्छी है, या देर आर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन दोज एरियाज। तो इन ऑर्डर टू हैव वॉइसेस, इन लोगों की भी आवाज़ें, वॉइसेस, डिमांड्स, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इन लोगों को भी रिज़र्व सीट दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्शन के लिए प्रोसेस शुरू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो सबसे पहले क्या करते हैं, देयर इज़ नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की जाती है पेपर्स में, और जो भी गैजेटेड नोटिस बोर्ड है उन पे पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे नोटिफिकेशन आती है कि दिस इज़ द डेट फॉर जनरल इलेक्शन, और आप नॉमिनेशन भर सकते हो। तो जो उम्मीदवार रहते हैं अपने अपने राज्य से, अपने अपने क्षेत्र से, वो क्या करते हैं, वहाँ पे पर्चा भरते हैं विद सर्टेन बॉन्ड्स। तो जो भी उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं, जिन्हें लगता है जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या दोस्तों जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं करी है, वे लोग भी अपना पर्चा भर सकते हैं
एंड दे हैव टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म। ऐसा दिखता है, में अपनी सारी डिटेल्स डालनी रहती है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, क्या मनी है बैंक में, एंड कोई केसेस तो नहीं है आपके ऊपर, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है आपके साथ। दे ऑल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इज़ फिल्ड इन दिस नॉमिनेशन फॉर्म। तो इससे कैंडिडेट की जानकारी हो जाती है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन तय करता है कि ये उम्मीदवार स्वच्छ छवि का है कि नहीं। चुनाव में हम पूछते हैं ना कि ये सुदृढ़, कर्तव्यनिष्ठ और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं आपके मुख्यमंत्री पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं वाराणसी की। ऑल्दो एनसीईआरटी ने गुलबर्गा की कॉन्स्टिट्यूंसी यूज़ की है, तो मैं यहाँ पे दोनों एग्जांपल लेता हूँ, वाराणसी वर्सेस गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी। वाराणसी में मोदी जी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 2 जगहों से नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे। ऐसा क्यों दोस्तों? आप सोचिए। बिकॉज इट इज़ टू मेक सिक्योरिटी ऑफ अ कैंडिडेट, whether if he loses from one place then he should won from another place। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी किया था, वो बरेली से भी खड़े हुए थे और कर्नाटका की किस सीट से भी खड़े हुए थे। तो पीएम मोदी अब बनारस से जाके नॉमिनेशन फिल करते हैं, एंड एट द टाइम द कैंडिडेट इज़ फिलिंग द नॉमिनेशन ही इज़ नॉट अ पीएम, सीएम और एनीथिंग। वो कैंडिडेट केवल एक आम आदमी के तौर पे ही पर्चा भरता है, नॉमिनेशन डालता है, विथ फुल ऑफ हिज रिकॉर्ड्स, his education qualification, his business and transaction, that is banking details of assets and liabilities, movables, immovables, सोने चांदी और क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, सारी रिकॉर्ड आपको डालनी पड़ेगी। थर्ड इज़ योर लीगल रिकॉर्ड, whether you have been sentenced to some cases or tried by the court of law or not, because इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपके लीगल रिकॉर्ड में क्रिमिनल केसेस पाती हैं और इफ़ यू आर अंडर रनिंग केसेस देन इट शुड टेक ऑफ योर नेम फ्रॉम द लिस्ट, बिकॉज ECI इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये अर्ध न्यायिक संरचना भी है, संगठन भी है, तो इट हैज़ अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकती है अगर आप क्रिमिनल केसेस में पाए जाते हैं? इट कैन कैंसिल योर नॉमिनेशन पेपर, इट कैन आस्क द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू फाइंड योर डिजायर्ड रिकॉर्ड्स, जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ऑफ इंडिया केस में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड मांगे, देन हाई कोर्ट सेड दैट नो दिस लेडी इज़ अंडर ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सर्टेन क्रिमिनल केसेस। तो उनके ऊपर चार्जेस थे, इंदिरा गांधी का नॉमिनेशन वापस ले लिया गया, एंड सम अदर कैंडिडेट वाज एबल टू स्टैंड ऑन हर प्लेस। तो अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी होने के नाते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका नाम वापस ले सकती है, देन दिस इज़ कॉल्ड एज स्क्रूटनी प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है चेक एंड बैलेंस का, इसे स्क्रूटनी कहते हैं। देन आफ्टर दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स A, B, C, D, E in a constituency such as वाराणसी और गुलबर्गा। वहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है कि दिस इज़ सम person from BJP, this is someone from NCI, this is someone from BSP, this is someone from LJP, some from RJD। सिमिलरली हम लालू यादव जी का भी केस देखते हैं कि पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, आफ्टर गेटिंग कन्विक्टेड टू चारा घोटाला केस ही वॉज नॉट अलाउड टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म, वो पर्चा ही नहीं भर पाए थे नॉमिनेशन का,
देन उनकी सीट से उनकी बेटी लड़ी थी। आफ्टर दिस इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, देन इट मेक्स पार्टी सिंबल। वो पार्टीज को सिंबल्स देती हैं, जैसे कि पंजा छाप और कमल और anything. Based on the availability of these symbols are although reserved for the major parties. जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो पहले से सिंबल्स लेके चल रही हैं, उनके लिए ये सिंबल्स रिजर्व रहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या होता है फ्रेंड्स? दोज कैंडिडेट हु आर विलिंग टू कंटेंड द इलेक्शन कंटेंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ही शुड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल की आयु होनी चाहिए। ही मस्ट बी एजुकेटेड, ऐसी कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है नहीं, बट ही शुड बी मिनिममली एजुकेटेड एंड द पर्सन शुड हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to 8 एंड अंडर द न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के बावजूद भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए और कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। देन ही कैन बी अ लायबल कंटेंडर, तो वो इंडिपेंडेंटली भी खड़ा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे एक सिंबल दे देगी, चुनाव वो लड़ सकता है। और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए तो भी वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ऑल्दो ये भी डेमोक्रेसी में एक फ्लॉज है फ्रेंड्स, कि अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं देन इट मेक्स द पब्लिक पैथेटिक। जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, हु इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट एज पर नीड्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट वी नीड फॉर द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देन उसके बाद क्या होता है? देयर स्टार्ट कैंपेनिंग एंड स्लोगनेरिंग। इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले कैंपेन और स्लोगनेरिंग शुरू हो जाती है। देयर इज़ वेरियस स्लोगन्स एंड मोटो, जैसे कि हम पहले देखते थे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। इंदिरा गांधी के टाइम में मोटो आया, गरीबी हटाओ, बैंकों को लाओ, हम लो हमारे दो। रिमूव पॉवर्टी, हम दो हमारे दो। देन सबको देखे बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, ऐसे करके स्लोगन्स आते हैं। देन पंजा छाप को जिताइए भैया। देन इस प्रकार करके बहुत सारे स्लोगन्स आते हैं। तो स्लोगनेरिंग होती है, प्रोपेगेंडाइजिंग होती है। जो पार्टी होती है, एवरी पार्टी हैज सर्टेन प्रोपेगेंडा। इट इज डेवलपमेंट, इट कैन बी रिलीजियस प्रोपेगेंडा, जो कि अलाउ नहीं करती इलेक्शन कमीशन। देन देयर कैन बी प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के विचारों को हम लागू करना चाहते हैं, पंचायती राज को पावरफुल करना चाहते हैं। देन देयर इज सर्टेन डिमांड्स, लोगों की कुछ डिमांड्स हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमारे गांव के बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे गांव में कैनाल्स नहीं हैं, हमारे गांव में स्कूल्स नहीं हैं दोस्तों, हमारे गांव में लाइब्रेरीज़ नहीं हैं, हमारे गांव में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमारे गांव में महिलाओं के लिए, वुमेन डिग्निटी के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं, लिटरेसी नहीं है।
देन देयर आर डकॉइट्स, हमारे गांव में बहुत सारे लुटेरे आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। इस तरह करके देयर कैन बी वेरियस प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग इलेक्शंस, जो कि पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐड करती है, पार्टी मैनिफेस्टो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके होने के बाद ये 2 हफ्ते पहले हो जाते हैं, बिफोर 20 to 14 days ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में, जिसे कहते हैं मकोका। मकोका लागू हो गया। अब आप बाहर नहीं जा सकते, आप कोई भी गलत प्रचार नहीं कर सकते, लोगों के बीच दुष्प्रचार नहीं कर सकते। देन यू कैन नॉट यूज़ मीडिया, न्यूज़पेपर और एनी गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट व्हीकल्स इन ऑर्डर टू पुश योर पार्टी पॉलिटिक्स मोटोज। इस तरह करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। तो नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, देन न्यूज़पेपर्स, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे आप सुनते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे खबरें आने लगती हैं कि ये पार्टी चुनाव में जा रही है, ऐसे ऐसे चुनाव होने जा रहे हैं। देन ऑन सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे भी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री। अपने देश का सर्वे सर्वा हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये इनके हाथों में आपके देश की बागडोर रहती है। ऑल्दो ही इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, बट ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डेमोक्रेसी में हम लोगों ने संविधान बनाया, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनके हाथ में सारी पावर आ जाती है जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अब ये आर्मीज़ को भेजते हैं, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, कमांडोज, जो कि बहादुर सेना है हमारे देश की, वो भी जहाँ जहाँ जैसी जैसी परिस्थिति है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे चुनाव कराने की सुविधाएं क्या हैं, नहीं हैं, कहीं पे आतंकवादी, माओवादी या नक्सलाइट तो नहीं है जिससे कि हमें परेशानी हो सकती है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहाँ पे फिर फोर्स की चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जाती हैं। देन देयर इज़ रिटर्निंग ऑफिसर। और क्या होता है रिटर्निंग ऑफिसर? इलेक्शन के टाइम में ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके हाथ में उस कंस्टिट्यूंसी की, उस एरिया की पावर रहती है। ही कैन बी अ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और IRS ऑफिसर और अ प्रोफेसर और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन बिलोंगिंग टू दैट एरिया। तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेफ्टी ऑफ बूथ, सेफ्टी ऑफ पीपल, कि कोई कम्युनल क्लैशेस या कोई सी वायलेंट एक्टिविटीज़ या कोई भी अनसीन सर्कमस्टेंसेस तो अकर नहीं कर रहे हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है रिटर्निंग ऑफिसर। एंड मोर ओवर ही कीप्स अ वॉच ऑन द पार्टीज कैंडिडेट्स, के ऊपर नज़र रखता है, सो दैट वो लोगों को एल्यूर नहीं करें। दे शुड नॉट लूर द पीपल टू द वोट, बिकॉज हम आपके NCERT में देखते हैं देयर आर वेरियस
एरियाज़ वेयर पुअर पीपल हु गिव टू मच ऑफ वोटिंग राइट्स को सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड एरिया रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, वो असर्ट करते हैं इन वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज। और उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स जो कि लोगों को बहकाते हैं अपने छलावे में कि हाँ हम आपके बेटे को नौकरी लगा देंगे या हम चुनाव के बाद ये फैसिलिटीज़ करवा देंगे आपके विलेजेस में। दे मेक फॉल्स प्रॉमिसेस टू विन द इलेक्शन। तो उनको प्रोटेक्ट करता है रिटर्निंग ऑफिसर। ओके, देन उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी में गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, देयर इज़ आनंद, अफजलपुर, शाहबाद, चिरावी एंड दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज। ये कंस्टिट्यूंसी को इलेक्शन कमीशन ने बांटा है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑन द कंसेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से किसी एक पार्टी का एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा, वो निर्धारित तिथि को जाके अपना वोट कास्ट करेगा और उसके बाद वो जीते या हारे दैट डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। और एनसीईआरटी क्या दिखा रही है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, तो वोटर उन्हें उल्टा लटका दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास तो वोट है। एंड इन सेकंड केस देखते हैं कि नेताजी चुनाव के बंडल में प्रॉमिसेस बांध के बोड़े में लेके जा रहे हैं और उसमें से रोटी गिर रही है और वोटर जो कि बहुत ही परेशान है, हताश है, जिसके पास बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो ललचाए हुए कुत्ते की तरह उसके पीछे जा रहा है। सो इन्हें आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देन देयर आर लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन और ट्राइबल एरियाज ऑल्सो। तो अब हम देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। आप कहीं भी जा नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। देयर इज़ स्ट्रिक्टनेस इन द ऑफिस। देन फिर क्या होता है, पोलिंग स्टार्ट होती है। पोलिंग स्टार्ट होती है तो पोलिंग के लिए हमारे पास क्या होती है, एक पेज रहता है जिसे आप कह लो गवर्नमेंट स्कूल, और इसमें हम बूथ लगा देते हैं। पोलिंग बूथ। नाउ पोलिंग बूथ में क्या होता है, यहाँ पे एक बैलेट बॉक्स रख देते हैं और ईवीएम रख देते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ वीवीपैट। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अर्लियर वी हैड अ बैलेट बॉक्स। कोई भी वोटर जाता था अपने पर्चे को भर के अपने कैंडिडेट के नाम के आगे मुहर लगा के वो एक बॉक्स में डालता था, तो इसे हम कहते थे बैलेट वोटिंग। बैलेट वोटिंग में क्या प्रॉब्लम होती थी, बैलेट कहीं बारिश हो गई तो ख़राब हो गए, अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई तो भी बैलेट ख़राब हो गए, अगर कहीं पे नक्सलाइट अटैक हो गए तो बैलेट को जला देते थे वे लोग और बैलेट बॉक्स ख़राब हो जाता था, तो दैट वाज इनसिक्योर। नाउ एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस डेवलप्ड इन द कंट्री, हम कहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ। इसमें कि नेम ऑफ द कैंडिडेट रहता है, सिंबल रहता है उसका, चुनाव चिन्ह, फिर उसके सामने एक बटन रहता है। वाई देयर इज सिंबल, बिकॉज इन सच ए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने की क्वालिटी नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के लिए सिंबल रहता है। वो चिन्ह को देख के चुनाव चिन्ह के सामने जो बटन रहता है उसे प्रेस करते हैं, वो इस तरह करके देन हिज वोट इज़ डीम्ड टू बी कास्ट, उस तरह से माना जाता है। एक लाइट रहती है यहाँ पे, वो जल जाती है
तो माना जाता है कि उन्होंने अपना वोट दे दिया, वोट गिरा दिया। देन अभी हम क्या देखते हैं, देयर इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ वीवीपैट, इट इज वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट trail. It is an electronic machine consisting of a microprocessor and all. It has an electronic chip inside which shows the name of the candidates. Then attached to it, इससे अटैच रहता है ये बैलेट मशीन जिसे हम ईवीएम भी कहते हैं, जिस पे सिम्बल्स नेम्स वगैरह रहेंगे. Then attached to it is a printer. एक प्रिंटिंग मशीन इससे रहेगा अटैच. That will print the proof, print as a proof that this candidate has been voted by you. Okay friends, तो इस तरह से हम देखते हैं जिसे सिटीजन्स को अपना चुनाव देने का अधिकार है, वो वोटिंग वाले दिन जाते हैं और ईवीएम पे अपने जनप्रतिनिधि को वोट देकर चले आते हैं. और वहाँ पे जनप्रतिनिधित्व के भी लोग रहते हैं जो देखते रहते हैं कि उनके साथ कोई हेर फेर तो नहीं हो रहा हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा हो, रिगिंग तो नहीं हो रही हो. अगर ऐसी कंप्लेंट्स मिलती हैं देन देयर इज़ अ स्क्रूटनी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वहाँ पे री इलेक्शंस भी होते हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे थे, देयर इज़ रिटर्निंग ऑफिसर फ्रेंड्स, जो कि इलेक्शन में होने वाले चीज़ों को देखता है. देन देयर इज़ ऑल्सो अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर who looks after expenses of the election and looks after the candidates' conduct during Makoka और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. सिक्योरिटी हो, फोर्सेस हो, ये इंश्योर करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर. देन ही गिव्स द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, इलेक्शन में जो भी खर्चे हुए हैं इनका रिकॉर्ड ये देता है. देन पोलिंग हो जाती है. उसके बाद आपके जो जनप्रतिनिधि रहते हैं डेमोक्रेसी में, जो आपके जनसेवक रहते हैं, वो चुने जाते हैं ताकि वो आपके इंस्टीट्यूशंस को, दैट इज़ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको भी अच्छे से गाइड कर सकें. उनके लिए आपके जनप्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 74 ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to aid and advise President of India, जो कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं. सेकेंडली ग्राम सभा क्या होती है. अब हम देखते हैं कि गांव में चुनाव कैसे होते हैं. देयर आर वार्ड इन द विलेजेस, वार्ड 1, वार्ड 2. तो हम जानते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पे, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आधारित हैं फ्रेंड्स, गांधी जी की पॉलिसी थी डाउनवर्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वैसी गवर्नमेंट जहाँ पे देश का सबसे छोटा नागरिक भी हिस्सेदारी कर सके, जो कि 25 साल से ऊपर की आयु का हो, ग्रामीण सभा को बिलोंग करता हो, एक पंचायत में आता हो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिस्से ऊपर हो. देन ही कुड कंटेंड द वार्ड इलेक्शन. इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी.
वो हमारे पास वार्ड हो जाते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2। इसका घोषणा करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वैसे ही वोटर कार्ड बनते हैं, सब लोग जाके, जो सिटीजन्स हैं, गांव के नागरिक हैं या ग्रामीण हैं, वो लोग जाके अपना वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से गांव के भी चुनाव होते हैं और गांव के मुखिया सरपंच चुने जाते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट या बॉटम टू टॉप अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। सो ये होने के बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं आम चुनाव में हमारे पास पोलिंग हो गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, पोलिंग हो गई, देन काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, जो वोट्स आपने दी रहती है अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनकी काउंटिंग होती है। द पर्सन हु enjoys हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स और हाईएस्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, he is declared as elected representative, and the party winning highest vote, वो पार्टी बन जाती है आपकी रूलिंग पार्टी, एंड दैट पार्टी लीड्स टू गवर्नमेंट इन लोकसभा और विधानसभा इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो इस तरह से ये मेजॉरिटी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। देन देयर इज इलेक्शन पिटीशंस। इलेक्शन पिटीशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? मैनी टाइम वी सी देयर आर करप्शंस, देयर आर रिगिंग, देयर आर फॉरफिटिंग एंड देयर आर वायलेंसेस इन द इलेक्शंस। तो उनके खिलाफ क्या होते हैं? कंप्लेंट्स होते हैं इन द हाई कोर्ट्स अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उनको हाई कोर्ट में भेजा जाता है और उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाई कोर्ट में जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन देयर इज़ काउंटरमैंडिंग एंड फ्रेश पोलिंग। काउंटरमैंडिंग क्या होती है? इलेक्शंस जब हो जाते हैं तो इलेक्शंस में कोई भी गलतियां होती हैं, उनको चेक करने के लिए काउंटरमैंडिंग होती हैं। इफ़ देयर इज़ ए कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, देन द सीट इज़ सेंट वेकेंट और वहाँ पे री इलेक्शन होते हैं। अगर कोई भी करप्शन, मिसहैपनिंग, ब्राइबिंग, शराब की, नशाखोरी की ऐसी केसेस आती हैं जहाँ पे लोगों को भड़का के वोट लिया गया हो, तो वहाँ पे री इलेक्शंस होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेश पोलिंग। सो इन दिस वे वेरियस phases ऑफ इलेक्शंस हैपन इन आवर कंट्री। और फ्रेंड्स, पार्टीज होती हैं नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। तो नेशनल पार्टी वैसी पार्टी होती है विच विन 6% ऑफ वोट्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, और स्टेट पार्टी होती हैं जो 3% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, या एटलीस्ट 3 सीट्स जीतती हैं। तो अभी हमने रिसेंटली एक केस देखा कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि नेशनल पार्टी थी, उससे उसका दर्जा छीन लिया गया। नाउ इट इज़ डीमीन्ड एज अ स्टेट पार्टी ओनली। आरजेडी इज़ नाउ स्टेट पार्टी, क्योंकि लालू जी की पार्टी थी, वो केवल क्षेत्रीय पार्टी रह गई है और राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6% ऑफ वोट नहीं पाए, के रिप्रेजेंटेटिव पूरे कंट्री में नहीं हैं,
और कंस्टिट्यूएंसीज में भी उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस नहीं हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ डन बाय इलेक्टोरल कॉलेज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट्स पोल्ड। राष्ट्रपति का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, जिसमें कि MLAs participating divided by 2 plus 1 quotient ऐड करते हैं। सिमिलरली स्टेट से क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑन टोटल नंबर ऑफ MLAs इंटू 1000 करते हैं। फिर वैल्यूज़ ऑफ वोट्स ऑफ MP क्या होते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ MLA डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs। तो यहाँ से हमें इलेक्टोरल्स मिलता है। एंड आफ्टर दिस स्टेप्स कंप्लीशन, अ पर्सन दैट इज़ प्रेसिडेंट के लिए जो लोग भी अपना नाम डालते हैं, उनके नेम के आगे 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि APJ कलाम या प्रतिभा पाटिल या फिर शशि थरूर 1, 2, 3। तो जो जिस पर्चे में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस पाए जाते हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से जो सबसे ज़्यादा नाम पाता है, वोट पाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन जाते हैं। ठीक है। एंड हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पर्सन हु इज़ हेडिंग द राज्यसभा इज़ डीम्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेचर है, और गवर्नर। तो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर सच एज दिल्ली हो गई, सच एज पौंडीचेरी और लेह लद्दाख, जो कि आर्टिकल 370 को कोलैप्स करके अभी रिसेंटली लेह लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, लेजिस्लेटिव बनी है। तो ये सब जगहों पे भी इलेक्शंस होंगे और यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल हैव द लेजिस्लेटिव पावर टू रूल दैट स्टेट पर से। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कैसे कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। नाउ NCERT बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं दैट EC issues notification constituting 14th Lok Sabha and there is photo I card not mandatory in Bihar polls। ये चेक करने के लिए कहा जा रहा है। EC tightens norms for poll expenses and EC to visit Gujarat again, review poll arrangement। High Court asks EC to bar criminal cases। EC shoots down Home Minister advice to poll reforms। EC accept new Haryana DGP। EC will seek power to censor political ads। EC says to
No immediate plan to ban exit polls. EC orders repoll in 398 more booths. EC to keep closer eye on hidden poll cost. अब हम देखते हैं कि कैसे वोटर टर्नआउट यूके और इंडिया का कंपैरिजन किया गया है इन केस ऑफ 1991 एंड 2005 में। पहले हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट यूनाइटेड किंगडम का ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। यूके वर्सेस इंडिया एंड यूएसए वर्सेस इंडिया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं 1991 में 56% वोटर्स हैं इंडिया के साइड से और यूके की साइड से 78%, जो कि डिक्लाइन होते होते इन 2005 में 61% रह गए हैं एंड इंडिया की साइड से 58% रह गए हैं। देन वोटर टर्नआउट इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू यूएसए, तो वोटर परसेंटेज में हम इंडिया की देखते हैं। अपर कास्ट 56%, ओबीसी 58%, एससी 60%, एसटी 61%। देन यूएसए में हम देखते हैं, ये कब की बात हो रही है, 2004 की। यूएसए में कैसे सोशल ग्रुप हैं, वाइट 60%, ब्लैक 56%, हिस्पैनिक दैट इज़ मिक्स्ड रेस इट इज़ 28%। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में कैसे कैसे पार्टिसिपेशन है। नाउ हु पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, 96 में 8, 98 में 13%, 1999 21%, 2004 32%। तो इंडिया में हम देखते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास पार्टिसिपेशन कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पॉवर्टी रिडन है, अनएजुकेटेड है, वो लार्ज प्रोपोर्शन में वोटिंग कर रहे हैं। वेदर दे आर शेड्यूल्ड कास्ट पीपल्स, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स पीपल्स एंड ओबीसी पीपल, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वोट कर रहे हैं और उनकी पार्टीज आगे आ रही हैं। देन देयर इज़ राइज इन वोटर एक्टिविटीज़। नाउ डू यू थिंक वोट मेक अ डिफरेंस? यहाँ पे एक और ग्राफ है जो कि कह रहा है वोट डिफरेंस करता है कि नहीं। देन एनसीईआरटी इज आस्किंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो इलेक्शन आउटकम में कैसे हो रहा है यूएस के केस में। इन यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूजेज अ इलेक्शन। यूएसए में बहुत ही कम चांसेस हैं जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हार रहे हैं, बट इन इंडिया द पर्सन हु इज़ करप्ट, हु इज़ मेल रिप्रेजेंटेड is continuously losing the election again and again year by year, as we have seen in the graph. And in India, candidates who are having criminal connection, who are buying votes, are losing again and again, which is not in United States of America. Then India में क्या हो रहा है, people's verdict why their defeated party and disputed election electoral outcome is reducing. Now अब यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख रहे हैं 1 2 3 करके, वो शो कर रही है कि कैसे पैसे का खेल हो रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो दोस्तों एनसीईआरटी पूछ रही है कि क्या इंडिया में भी ये सिमिलर केसेस हैं। नाउ एट द लास्ट देयर आर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वोटिंग। सो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वोटिंग। First, voters are bribed, क्या उन्हें घूस दिया जाता है। सेकंड, रिगिंग होती है इंडिया में, हेरा फेरी होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, किसी भी पॉपुलर कैंडिडेट को हराने के लिए। देन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बिगर पार्टीज दबा देती हैं। क्या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी इंडिविजुअलिज्म को, उनके आइडियाज़ को दबाया जाता है। आर दे सप्रेस्ड इन द इलेक्शन बाय बिग फैमिलीज।
और बिग आइडियोलॉग्स। तो ये भी एक चैलेंज है। और इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्विंग है, बट पीपल आर मोर एजुकेटेड इनफ टू टैकल दिस चैलेंजेस। सो पीपल, मैं आशा करता हूँ कि आपको डेमोक्रेसी और इलेक्शंस का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप भी अपने कंस्टिट्यूंसी में जाके वोट करेंगे और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।